So welcome back to the another class of computerized accounting. Here we will study the Tally Prime. हम Tally Prime के बहुत सारे क्लास कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखे हो तो below link in the description that I gonna watch, understand the points and hit the link below for joining the Telegram group where you can get all the classes of commerce. Understand the point? सो ठीक है, तो हम कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे थे कि टाली प्राइम के ऊपर आप कैसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर सकते हो और इसके ऊपर बहुत सारे चर्चा हो चुके हैं. लेजर मास्टर से लेकर के आप कैसे सेल्स एंट्री वगैरह बहुत सारे सब करोगे तो उसके बाद हो चुके हैं. क्लासेस वाइज पूरा 1 2 3 पर करके अभी तक बहुत सारे क्लास हैं. आप चाहो तो उसको पहले देख लो, उसके बाद आप ये समझ में आएगा. ठीक है ना. तो टुडेस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. तो सबसे पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है ये पहले देख लो, उसके बाद हम बात करेंगे. ठीक है ना. So welcome back. This is Dhiren Gaur Monta, assistant professor in commerce, with you to guide you, to stimulate you, to encourage you to build up your career. Your career is my responsibility as usual. Understand the points? So let's move ahead. चलिए, तो इसमें हम बात कर रहे थे क्या. सबसे पहले देखिए BRS क्या चीज होता है. तो ये होता है बैंक की रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स. तो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट दैट मीन्स कि अब क्या होता है, ये हमारा बिजनेस होता है. ठीक है ना, ये हमारा व्यापार होता है. तो इसमें क्या हो रहा है अब बैंक को ना पता. ठीक है ना, ये बैंक है और ये बैंक में क्या हो रहा है हमारा बिजनेस को ना पता. तो बैंक में जो जो ट्रांजेक्शन सारे ऐड हो रहे हैं, जैसे कि फाइन्स लग रहे हैं, पेनल्टीज लग रहे हैं, चार्जेस लग रहे हैं वगैरह, सब कुछ ये सब को आपको देखना होगा. और सब कुछ हमारा बिजनेस में जो एंट्री हो रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे भी तो आपको एंट्री करना ही पड़ेगा ना. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स. यही बात है. तो उसको कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. और क्या होता है कभी कभार हम देखिए बता रहे हैं, तो हमारा जो बिजनेस है, ठीक है ना, हमारा जो बिजनेस है, इस बिजनेस में हम जब चेक इशू करते हैं, ठीक है ना, मानो चेक इशू करते हैं आज की डेट में, तो 1 अगस्त में चेक इशू करते हैं, तो बैंक में वो हो सकता है 2 अगस्त को प्रेजेंट होगा या फिर 5 अगस्त को प्रेजेंट होगा. तो दैट मीन्स एट अ पर्टिकुलर point of time we will try to match the balance of both the cash book and the bank passbook. Understand the points? So you won't match. This is the problem. तो आप मैच नहीं कर सकते हो ड्यू टू द प्रॉब्लम दैट, क्योंकि हम चेक इशू करते हैं कोई एक डेट पे और चेक जाकर के अगला क्लियर करता है कोई और एक दूसरा डेट पे. तो ये दोनों अब जब तक रिकॉन्साइल नहीं करते हो तब तक आप सही हो, आपकी बैंक में जो बैलेंस दिखा रहा है वो सही है, आप इंश्योर नहीं कर सकते. सो इन ऑर्डर टू इक्वलाइज ट्राइंग to equate the balance of both uh, account, the bank account maintained in the business and the bank account maintained by the bank, is called the bank reconciliation statement. That means it is a statement, it is a process whereby we tries to reconcile both the balances. Understand the points? And finally अब जब हमारा बैलेंस मिल जाएगा तब जा करके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सही रहा हम ये मानेंगे. ठीक है, यही बात है. चलिए नेक्स्ट वीक. तो ये टाली प्राइम के जरिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये बैंक रिकंसिलिएशन चीज, उसमें जाकर के टाली की स्क्रीन में हम आपको डायरेक्ट दिखाते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे चलेंगे हम. तो बैंक रिकंसिलिएशन के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए. ठीक है, कोई बात नहीं. तो सबसे तो पहले क्या होता है कि देखिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके लिए हम मारेंगे डी. और यहाँ पे अकाउंट्स बुक, उसके लिए मारेंगे ए. और कैश और बैंक बुक्स के लिए ऑलरेडी है सी. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स. तो आप कैसे पहुंचोगे कैश बैलेंस में और बैंक बैलेंस में तुरंत बहुत स्पीड में, वो देखो गेटवे ऑफ टैली आ जाओ, डीएससी मारो और ये हो गया चमत्कार. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स. तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट याद रखने की बात वही है कि आप याद रखोगे डीएससी. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स. डीएससी ये शॉर्टकट यूज करोगे तो आप तुरंत कैश और बैंक में पहुंच सकते हो. तो ठीक है, अभी तो कैश में कोई काम ही नहीं है. यहाँ पे हम देखिए बनाए थे पहले HDFC बैंक 0011, ये जो अकाउंट है इस अकाउंट पे हम चर्चा करेंगे. ठीक है ना. तो मंथली बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है और ईयर एंड में बैलेंस डायरेक्ट दिखा रहा है. यहाँ पे देखिए 4,30,000 जो कि हमारे खाते पे बैलेंस है. डेबिट है, मतलब हम बिजनेस के तौर पे एसेट के बैलेंस को तो हम डेबिट कहेंगे ना, बैंक के बैलेंस को तो डेबिट दिखा रहा है. ऊपर हम इंश्योर कर लेंगे कि पूरा का पूरा ईयर हम सिलेक्ट किए हैं. तो 1 अप्रैल से लेकर के 2 सितंबर ही लिखा हुआ है. तो पीरियड चेंज करेंगे, ऑल्ट F2 मारो. ठीक है ना, ऑल्ट F2 मारो, 1/4 से लेकर के फिर 31/3 मार दो, आ जाएगा 31 मार्च तक. तो इंश्योर करेगी 1/4 से 31/3 का आप एंट्री किए हो. ठीक है ना, यही बात है. तो यहाँ पे बैलेंस वगैरह दिखा रहा है. तो इसको कैसे हम काम करेंगे, तो लेजर व्यू में चले जाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा. अकाउंट्स बुक, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, फिर उसके बाद नीचे आ जाओ लेजर. और लेजर में यहाँ पे आप HDFC मार दो, आपकी बैंक अकाउंट आ जाएगा. और यहाँ पे भी देखिए 1 जून से 2 सितंबर दिखा रहा है, तो डेट रेंज चेंज करो उसकी, ऑल्ट F2 मार करके. तो 1 अप्रैल से 31/3 हम करते हैं, पूरा साल की हम चर्चा कर रहे हैं. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स. मतलब हालांकि अभी तक बैंक रिकंसिलिएशन मेरा नहीं हुआ है, लेकिन आपको मंथली करना है. जैसे हम बता रहे हैं
यहाँ पे देखिए कुछ मई में ट्रांजैक्शन है, कुछ जून में ट्रांजैक्शन है। तो ये सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं आपकी मंथ वाइज आपको रिकॉन्सिल करना है। एक मंथ एंड हो गया मई, फिर बैंक स्टेटमेंट मंगा करके उसको रिकॉन्सिल करना है। चलिए हम उसके ऊपर बात करते हैं अभी। तो यहाँ पे हमारा कुछ दिखा रहा है इस तरीका से। अब इसको रिकॉन्साइल कैसे करें? कोई भी बैंक की जब आप लेजर में खड़ा हो तो वहाँ पे रिकॉन्साइल का ऑप्शन बिल्कुल दिए जा रहे हैं। ये देखिए ऑल्ट आर मार करके हम इसको रिकॉन्साइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगाए ऑल्ट आर, ठीक है ना। अब रिकॉन्साइल का मतलब क्या हुआ ना, हम जो सॉफ्टवेयर में हमारे बिजनेस में जो एंट्री किए हैं उसको हम टाली करेंगे अभी किसके साथ ना, बैंक की स्टेटमेंट के साथ। तो उसके लिए आपको मंथली बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आप जा करके आपके व्यापार से किसी को भेज करके बैंक स्टेटमेंट को मंगाओगे और उसको कंपेयर करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो व्यापार था धीरेन्द्र स्टूडेंट्स, ये राहुल कला में मेरा बिजनेस है एचडीएफसी बैंक की। 1 अप्रैल से पूरा 31 मार्च की मेरे पास डेटा है। हालांकि मंथली रिकॉन्साइल होता है लेकिन हम 2-3 महीने से नहीं किए हैं तो अभी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मेरा व्यापार वैसे भी बैंक का ट्रांजेक्शन जो स्टार्ट होता है 1 मई को, और 1 मई को 3,000 कैसे बैलेंस आता है, 3 लाख। अब देख लो ना एचडीएफसी बैंक में, बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्योंकि हमको इजी होगा तो हम इसमें नरेशन भी दे के रखे हैं और जो जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको भी दिए हैं। तो ये मेरा हो गया बैंक की स्टेटमेंट। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। इसको हम आपको जिस हिसाब से हम पढ़ा सकते हैं इजीली आप समझ सकते हो, उसके हिसाब से कस्टमाइज किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे देखो कैश डिपॉजिट हुआ है 3 लाख, वो भी कौन सा डेट पे, 1 मई पे। तो 3 लाख यहाँ पे बैलेंस हो जाना चाहिए 1 मई को, ये ऐसा दिखा रहा है। तो अभी हम टाली चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि 1 मई को बिल्कुल 3 लाख बैलेंस है ही, ठीक है ना। और ये जब डिपॉजिट कर रहे हैं, डिपॉजिट सेम डेट में रिकॉन्साइल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 मई मार देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो क्या हुआ अभी बात देखिए ना, अभी 1 मई को आपकी बैंक पे बैलेंस होना चाहिए 3 लाख रुपया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है ना। बैलेंस एज पर जो बैंक लिखा हो 3 लाख रुपया आपको होना चाहिए। तो अभी तक का बैलेंस 3 लाख होना चाहिए, तो बिल्कुल 3 लाख बैलेंस है ही, ठीक है। तो आगे देखते हुए चलिए 2 मई को कुछ ट्रांजेक्शन है। 2 मई को क्या हुआ ना, कैश विड्रॉ हुआ या फिर वगैरह कुछ कैसे ना, चेक से यहाँ पे लिखो दिखाओ बिंग कैश विड्रॉन बाई चेक नंबर दिस वन, ठीक है ना। तो ये चेक नंबर से हमारा कोई बाबू भैया पैसा उठाए हैं 50,000 रुपया। तो ठीक है 2 मई को पैसा उठाया ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, 50,000 रुपया, तब 2.5 लाख हुआ है, बैलेंस कट जाएगा, कोई बात नहीं। 50,000 रुपया 2 मई को उठाया। अभी यहाँ पे देखेंगे जाकर के ना 1 मई को हम दिखा रहे हैं। अब इसमें थोड़ा समझने वाला बात है। 1 मई को जब बिजनेस का जो अकाउंटेंट है, जो टाली अभी सॉफ्टवेयर चला रहा है, वो चेक इशू कर चुका है। अभी ऑफिस से चेक इशू हो चुका है, लेकिन बंदा जो है जिसको पैसा उठाने के लिए भेजा गया था वो दूसरा दिन उठाया है। तो बैंक तो जिस दिन क्लियर हुआ चेक उस दिन कहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक में क्या लिखा हुआ है, साफ तौर पे 2 मई लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए एक काम करते हैं हम, जहां तक हमारा काम हो जाता है वहां तक हम एक बार क्या करेंगे ना, उसको कलर कर देंगे, ठीक है ना। तो एक हाईलाइट कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ पे हम कुछ करते हैं कि आप फिल कलर मार देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया चीज़ है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीक देख लो। तो 2 मई को अभी क्या करेंगे ना, 50,000 रुपया उठाना है हमको बैंक से। तो 1 मई को हमारे यहाँ पे शो कर रहा है, तो वो जो बैलेंस है वो 2 मई को सेटल हुआ, क्योंकि हम चेक अब इशू किए थे। नेक्स्ट दूसरा दिन सेटल होना, तो 2-5 मार देंगे, 2 मई को हो जाएगा सेटल। तो अभी देखना चाहिए अभी तक का जो हिसाब है वहाँ पे बैलेंस एज पर बैंक होना चाहिए 2.5 लाख रुपया। तो बैलेंस एज पर 2.5 लाख दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो ट्रांजेक्शन रहा ये यहाँ तक सेटल हो गया है, ठीक है ना। तो इसको फिल कलर कर देते हैं। चलिए आगे देखिए, आप भी प्रैक्टिकली ऐसा काम कर सकते हो, बिल्कुल अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। आप स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छी तरीके से सीख जाओगे ये चीज़ को। अगर आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हो ऑफिस में तब भी ऐसा आपको सीखना जरूरी जरूरी है, ठीक है ना। साइड में रखोगे आपका बैंक स्टेटमेंट जो कि बैंक से मिलता है, ईमेल के जरिए भी मिल जाता है। साइड में रखोगे आपकी जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, टाली प्राइम। टाली प्राइम को देखते हुए बैंक स्टेटमेंट को आपको रिकॉन्साइल करना है। आगे देखिए अब क्या हुआ, 2 मई को एक बैंक चार्जेस लग चुका है, 50 रुपया जो कट गया है उसकी वजह से 50 रुपया देखिए बैलेंस भी कम दिखा रहा है, ठीक है ना। 2 मई को अभी ये इसको सिलेक्ट करके रखते हैं। 2 मई को बैंक चार्जेस लगा हुआ, अभी देखेंगे यहाँ पे है कि नहीं ना। यहाँ पे 1 मई है, 2 मई को कोई मतलब है ही नहीं ट्रांजेक्शन। अब होगा भी कैसे, थोड़ा ध्यान से सोचो। बैंक charges that will be charged by the bank and which may not be conveyed by the bank। वो थोड़ी ना कहेगा फोन में, हेलो जी आपका 50 रुपया चार्जेस लग गया है, एटीएम के लिए चार्जेस या फिर पासबुक के लिए चार्जेस लग गया है। क्या आप उसमें दुखी हैं? अब तो कोई बैंक से तो कोई आपको बात बताएगा ही नहीं ना भाई, अजीब सा बात कर रहे हो आप लोग भी। तो कोई कोई क्यों फोन करेगा। तो 50 रुपया बैंक से कट जाते हैं इसीलिए। लेकिन वो तो हमारा एक्सपेंडिचर है, अगर हम वो एक्सपेंडिचर को यहाँ दिखाएंगे ही नहीं तो हमारा तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट गलत आएगा ना। So that means certain expenditures and incomes that are charged and posted by the bank which are not reflected in our software, that needs to be updated, otherwise we are missing our
to enter a few incomes and expenditures, so that will reflect our wrong profit. So that's why अभी हम क्या करेंगे ना, बैंक चार्जेस एक लगा हुआ है जो कि हमको यहाँ पे एंट्री करना होगा, यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन है नहीं, बैंक के लेजर में है नहीं, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्रिएट वाउचर पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है ऑल्ट जे में, अंडरस्टैंड। तो क्रिएट वाउचर यहाँ पे एंटर करेंगे। उससे पहले पूछ रहा है ये जो रिकॉन्साइल आपका हुआ है क्या इसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो हाँ ठीक है, एक बार के लिए हम ये मार देते हैं। फिर यहाँ पे आइए बैंक चार्जेस लगाएंगे। बैंक चार्जेस एक तरह का क्या होता है, एक पेमेंट होता है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और ये वाउचर की मोड में आ गया, तो डेबिट क्या है ना, डेबिट होगा बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस के नाम पे कोई आपका लेजर ही नहीं है, तो ठीक है, ऑल्ट सी मार देते हैं और यहाँ पे हम बना देते हैं बैंक चार्जेस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो बैंक चार्जेस हम बना देते हैं, एंटर। अजीब दिख रहा है, कोई समस्या नहीं, छोड़ो। अब ये क्या है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की हेड में हम डाल देते हैं, क्योंकि ये पीएल अकाउंट में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या नॉट अप्लीकेबल वगैरह। बाकी सब कुछ एज यूजुअल कंट्रोल ए मार के एक्सेप्ट कर दो, ठीक है ना। तो ये सब कंट्रोल ए मार दो, कोई बात नहीं। बैंक चार्जेस रुपया कितना लगा था, 50 रुपया, ठीक है ना। 50 रुपये बैंक चार्जेस तो लगे क्रेडिट। अब कहाँ से जाएगा, एचडीएफसी बैंक से मेरा पैसा कटेगा, और कहाँ से जाएगा, ठीक है ना। तो एंटर वगैरह, ये चेक से वगैरह, तो ये पैसा थोड़ी ना चेक से जाता है। इसमें ऑप्शन मारो ई फंड ट्रांसफर, अदर मार दो, ठीक है ना। अदर इंस्ट्रूमेंट डेट वगैरह अगर आपको पता होगा तो लिख दोगे, वहाँ पे लिखो कि बीइंग बैंक चार्ज फॉर, आप लिख सकते हो एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड चार्जेस होता है, तो उसके लिए पैसा 50 रुपया कट गया है। तो एक एंट्री वहाँ पे आप कर दिए हम, ठीक है ना, ये बात है। तो यहाँ पे देख लो बैंक चार्जेस का एक एंट्री आ चुका है अभी तक का, ठीक है ना, यही बात है। तो 2,50,000 तक हम गए थे। अब इसके ऊपर देखते हैं नेक्स्ट। तो ये बैंक चार्जेस लगने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इतना बैलेंस आना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 मई की करवा रहे, तो 2 मई को हो रहे हैं, ठीक है। बैंक चार्जेस ये एंट्री कर रहे हैं हम 1 मई को। बैंक डेट, चलिए बैंक डेट 2 मई कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली 2,49,950 अभी बैलेंस हुआ है, जो कि होना भी चाहिए था 2,49,950, ठीक है। तो हमारा काम यहाँ तक हो चुका है, इसको कलर कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट वीट हम देखते हैं और क्या हुआ है ना। 1 जून का कुछ बात है, 1 जून में कमीशन हमारे खाते में आ रहे, रिसिप्ट हो रहे हैं कितना, 30,000 रुपया। तो 30,000 रुपया बढ़ जाना चाहिए। और ये किस कौन सा डेट की बात है, नहीं 1 जून की बात है, ठीक है ना। तो 1 जून में देखते हैं कमीशन आया है कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है कि हम एंट्री किए हैं। कमीशन का हमको पता चल जाता है क्योंकि हमारे पास मेल आता है, हमारे पास मतलब स्टेटमेंट आ जाता है। तो ये कमीशन कौन दिया है, हमारा सप्लायर दिया है कमीशन 30,000 रुपया। ये 1 जून के 1 जून ही सेटल हो चुका है, तो 1 जून ही एंटर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 2,79,950 बैलेंस है, यहाँ पे भी देख लेते हैं 2,79,950 बैलेंस है। तो हर एक दिन आपको ये चीज टैली करना है, समझ में आई बात, यहाँ तक काम हो गया। तो यहाँ पे 2,79,950 है, तो आज की डेट तक में 2,79,950 बैंक की बैलेंस एज पर बैंक दिखा रहा है, ठीक है ना। इसे करते करते हम लास्ट तक टैली कर देंगे सब कुछ, ठीक है। तो आगे देखते हुए मेरा बात क्या हो रहा है, देखो ना, एच डी एफ सी बैंक कमीशन रिसीव्ड, अच्छा यहाँ तक बात हो गया नक्की। तो इसको कर देते हैं हम कलर। अभी देखिए सूरज, सूरज में क्या हुआ, नरेशन पढ़ लेते हैं ना। 2 लाख पैसा रिसीव हुआ है सूरज से, वो 2 जून में, ठीक है ना। 2 जून में यहाँ पे दिखा रहा है 2 लाख रुपया पैसा रिसीव हुआ है, लेकिन सॉफ्टवेयर में तो मेरा 1 जून दिखा रहा है। बिल्कुल वही तो बात है, क्योंकि मानो कि ऐसा हुआ कि सूरज फोन किया हमको, 2 लाख का चेक दिया है, बात तो सुनो, 2 लाख का चेक दिया है। तो जिस दिन चेक मिला अकाउंटेंट उसी दिन ना एंट्री कर देगा तुरंत, उसका काम उसका नक्की कर देगा, कल करे सो आज कर, समझ में आई बात। तो उसको काम एंट्री कर देगा अब चेक। लेकिन चेक अगला जाकर के जब सबमिट कर रहा है बैंक में, बैंक तो शाम हो गया था, तो दूसरा दिन क्लियर होता है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो इसीलिए यहाँ पे जो बैंक डेट है, यहाँ पे जो बैंक डेट लिखा हुआ है उसमें बैंक डेट हम डालेंगे, दैट मीन्स कि 2 जून, ठीक है ना। जैसे ही 2 6 मार दे, 2 जून एंट्री कर देंगे हम 2 लाख। यहाँ पे बैलेंस तुरंत दिखा देगा कि 4,79,950 तक आप रिकॉन्साइल किए हो, समझ में आई बात। तो देखते हैं अभी कि 4,79,950 अभी ये हो गया है, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते आपको हर एक दिन का रिकॉन्सिलिएशन आपको डालना है बस। तो 4,79,950 अभी तक देखिए बैलेंस एज पर कंपनी बुक इतना दिखा रहा है, 4,29,950। लेकिन हमारा बैलेंस कुछ और है, फाइनली यहाँ पे देखेंगे हम लास्ट फाइनली, तो इतना बैलेंस है हमारा। तो ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। फिर और भी टाली कह रहा है कि अभी तक अब अमाउंट्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक 50,000, अभी तक 50,000 अमाउंट बैलेंस अब रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है बैंक में। ठीक है, रिकॉन्साइल कर देंगे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कौन सा फर्क पड़ता है, ठीक है ना। आगे का एंट्री पढ़ते हैं हम।
ना। ओहो बाबा, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। अब फिर से वही बात है, इंटरेस्ट दैट इज रिसीव्ड इन द बैंक अकाउंट एंड द बैंक मैनेजर इज नॉट गोइंग टू टेल यू दैट कि ए बाबू तेरा इंटरेस्ट आ गया, उसको कहा जाता है। तो ये उनको नहीं बताएगा। तो बैंक का स्टेटमेंट आप जब लाओगे, फिर टाली में जब एंट्री करोगे, तब जाकर के ये आपका इनकम रिकॉर्ड होगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द bank reconciliation. So certain transactions are there those which are not entered in the business house. That's why you have to collect the bank statement, then you have to manually enter it into your software. ठीक है ना, ये बात है। बहुत ठीक है। तो कितना पैसा मिला है? 450 रुपया, वो भी 2 जून को चढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अरे बैंक इंटरेस्ट तो यहाँ पे होगा ही नहीं, कैसे होगा? ये एक एंट्री है तो नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पे आपको क्रिएट वाउचर में जाना है, वो पूछेगा एक्सेप्ट कर देना है, ये जो रिकंसिलेशन वो एक्सेप्ट कर देंगे। फिर ये रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन तो F6 मारेंगे। क्रेडिट क्या होगा ना? इंटरेस्ट रिसीव्ड। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हम मारेंगे, देखेंगे कि इंटरेस्ट का तो कोई लेजर है ही नहीं, तो ऑल्ट सी मारते हैं। यहाँ पे एक तो बनाएंगे हम बैंक इंटरेस्ट। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? बैंक इंटरेस्ट। एक काम करते हैं, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड मारेंगे, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड और पेमेंट दोनों हो सकता है अगर लोन लिए हैं तो ये एक इनडायरेक्ट इनकम है, आप लोग को पता होगा। तो इनकम में सर्च करते हैं और इनडायरेक्ट इनकम से मार देते हैं। ठीक है, नॉट अप्लीकेबल। बाकी सब एक्सेप्ट कर देते हैं एज यूजुअल, ये भी एक्सेप्ट कर देते हैं, कंट्रोल ए मार करके। और बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है कुछ 450 रुपया, 450 रुपया एंटर कर देते हैं। डेबिट क्या होगा? दैट मीन्स कि वो हमारा बैंक में आएगा और क्या डेबिट होगा, तो HDFC बैंक के अकाउंट डेबिट करते हैं। चेक डीडी में पैसा नहीं आता है गधे, ये ऑदर्स मार देते हैं। अंडरस्टैंड पॉइंट्स? यहाँ पे फिर इंस्ट्रूमेंट नंबर, मतलब जो रेफरेंस नंबर आया होगा, जिस इंस्ट्रूमेंट मतलब जो रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट में चढ़ा है, वो सारा एंट्री करोगे, लेकिन हम कर देंगे एक्सेप्ट। और यहाँ पे लिखेंगे कि बीइंग इंटरेस्ट, आप लिख सकते हो रिसीव्ड फॉर द क्वार्टर, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर हम लिख देते हैं शॉर्टकट में, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है ना, इंटरेस्ट अब रिसीव हो गया है, साल की पहला क्वार्टर के लिए मिलता है क्वार्टरली। अब सिर्फ 2 ही बचा है। 1 मई को यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स 1 मई को हम गलती से कर दिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कौन सा था? इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो 2 जून को है। ठीक है ना, 2 जून को। अब उस एंट्री को हम अल्टर कर देंगे, दिखा देंगे कैसे करोगे। पहले तो एक काम करो, यहाँ पे 2 जून मार दो। ठीक है ना, तो 2 जून एंटर कर देते हैं और देखिए यहाँ पे 4,80,400 यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है। दैट मीन्स कि अप टू दैट डे आपको 4 लाख ये बैलेंस हो जाना चाहिए। ठीक है ना, इसको येलो कलर मार देते हैं, 4,80,400। लेकिन ये तो 2 जून का ट्रांजेक्शन था, तो यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन जो था वो 1 मई को मार दिए हैं। ठीक है, तो उसको चेंज कर देंगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इसको एक बार सेव कर देते हैं, फिर उसके बाद हम चेंज कर देंगे। ठीक है ना, कंट्रोल ए मार के एक्सेप्ट कर दो। फिर ये जो बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड था, हम उसको चेंज करना है ना, तो इसको एंटर कर दो, फिर उसको F2 मार करके उसकी डेट चेंज कर दो। आपको 2 जून करना था, एंटर कर दो, फिर कंट्रोल ए एक्सेप्ट कर दो। ठीक है ना, यही तक बात है। और फिर से हम इसको रिकनसाइल करेंगे, ऑल्ट आर मारो, हम रिकनसाइल कर रहे थे। अब सिर्फ बचा एक ही जो ट्रांजेक्शन, तो जितना रिकनसाइल हो चुका वो ऑटोमेटिकली वैसे भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है ना, लेकिन हम सिलेक्ट किए हैं, देखिए पूरा का पूरा पीरियड 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक हम सिलेक्ट तो पूरा किए हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी जो पेंडिंग ट्रांजेक्शन है वही दिखा रहा है, बाकी जो रिकॉन्साइल्ड ट्रांजेक्शन है वो नहीं दिखा रहा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, ये बात। तो अभी तक बात ये है कि हमारा कितना बैलेंस होना चाहिए आज की डेट में? 4,80,400। तो यहाँ पे देखते हैं 4,80,400 तक हम काम किए हैं, ये वाला काम नहीं किए हैं। ठीक है ना, यहाँ तक काम हो चुका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 1 जून में हुआ ये कि अग्रवाला इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को हम चेक दिए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है 1 जून को अग्रवाला चेक दिए हैं, पेमेंट हुआ है 50,000 रुपया। तो वहाँ पे देखते हैं सॉफ्टवेयर में क्या करा 1 जून को। ठीक है, बस हो चुका है, अब तो कोई समस्या नहीं है। अगर वहाँ पे अगर 2 जून को होता, ठीक है ना, मानो कि ये ओ सॉरी 1 जुलाई है, सॉरी सॉरी ये 2 जून है, ये 1 जुलाई है। ठीक है ना, 1 जुलाई में ये अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को चेक मतलब पेमेंट हुआ था, जो वो क्लियर हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है? 1 जून को। हो सकता है हम 1 जून को जब चेक इशू करेंगे तब हम लिखेंगे ना एक्सपेंडिचर। आप प्रूडेंट रूल तो पढ़े हो कि एक्सपेंडिचर आर टू बी रिकॉर्डेड फर्स्ट। हालांकि इनको भी रिकॉर्ड करना पड़ा होगा चेक जब मिले जाएगा तो चेक इज रिगार्डेड एज द रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है ना, तो हम चेक इशू किए थे, वो अगला जाकर के 1 महीना बाद जाकर के वो प्रेजेंट कर रहा है। ये देखो 1 जुलाई में जाकर के प्रेजेंट कर रहा है चेक को, तो 1 जुलाई में उसका क्लियर होगा, तो 1 जुलाई यहाँ पे मार देते हैं। तो वही बात है, 1 जुलाई जैसे ही मार देते हैं, फिर वो कह रहा है कि आप एक्सेप्ट कर दोगे इसको। ठीक है ना, तो एक बार के लिए हम एक बार के लिए नो मारते हैं। यहाँ पे देखते हैं बैलेंस कितना दिखा रहा है बैंक एज पर
बैलेंस एज पर बैंक दिख रहा है 4,30,400 और यहाँ पे मार के देखते हैं, देखिए 4,30,400 हमारा यहाँ पे पूरा इस जो 3-4 महीना जो पेंडिंग था पूरा का पूरा रिकॉन्साइल हो गया, ठीक है ना। हालांकि आपको रिकॉन्साइल मंथली करना है। तो ये बैलेंस और फाइनली हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस था यहाँ पे क्लोजिंग वाला 4,30,400 एक्चुअली होना चाहिए था, उतना हुआ कि नहीं सॉफ्टवेयर में देखते हैं। 4,30,400 हो चुका है, ठीक है ना। तो एंटर मार दो, एक्सेप्ट के लिए पूछेगा, एक्सेप्ट मार दो। तो अभी आपका काम हो गया है नक्की। आपकी बैंक स्टेटमेंट अभी जो जो भी मतलब ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, जो जो भी ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ चुके हैं, समझ में आई बात। तो वहां पे जो एक्सपेंडिचर और इनकम था वो आपको नहीं पता होगा, तो वो आपको मैनुअली यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। और वो कौन कौन से डेट पे आपकी एक्चुअली चेक्स वगैरह क्लियर हुए हैं, दैट मीन्स कि बैंक की जो इफेक्टिव डेट रहा वो कौन सा रहा, वो एंट्री कर देंगे तो बैंक रिकंसिलिएशन कहा जाता है। तो अभी तक का रिकंसिल खत्म हो चुका है, ठीक है ना, यही बात है। तो यहाँ पे देखो क्लोजिंग बैलेंस 4,30,400 और बैंक स्टेटमेंट में देखो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है कितना 4,30,400, समझ में ये बात। तो ये हो गया हमारा क्लियर। तो जब ये दोनों टाली हो जाते हैं तब आपका एक छोटा काम यहाँ पे खत्म होता है, समझ में ये बात। तो इस चीज को कहा जाता है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, समझ में ये बात। तो 11-12 में प्लस टू कॉमर्स बच्चे को जनरली हम पढ़ा रहे हैं तो आपको पता है ही कि बीआरएस क्या चीज होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वेयर यू विल फाइनली टैली द बैलेंस as per the bank statement and the balance as per your cash book बैंक कॉलम, ठीक है ना। तो हमारा टैली हो गया तो बस बढ़िया मौज, और कुछ बात नहीं। आज सच कुछ प्रॉब्लम आता तो उस प्रॉब्लम को भी हम सॉर्ट आउट करने वाले थे यहाँ पे, समझ में आई बात। फिर से अगर ये रिकॉन्साइल स्टेटमेंट अभी बढ़िया क्लियर हो गया, इसको चाहते हो कि आप किसी को मेल करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल मेल मार करके करंट यहाँ पे आप मेल आईडी आपकी सेट करके ईमेल फ्रॉम टू देकर के आप मेल कर सकते हो, या फिर एक्सपोर्ट मार दो, आपको एक बढ़िया पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। देखिए करंट मार रहे हैं और यहाँ पे ये एक्सेल में हम नहीं करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। फिर यहाँ सीधा सीधा आ जाते हैं, ये एक्सेल जो लिखा हुआ है इसमें एंटर करके हम आ जाएंगे पीडीएफ में, और पीडीएफ में एंटर कर करके अभी देखिए हम इस चीज़ को कंट्रोल ए मार दो, यहाँ पे हम पीडीएफ में उसको एक्सपोर्ट करके हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो हो गया। तो आप यहाँ पे एक बढ़िया तरीका से आप काम कर सकते थे। ये 1 मई में, 1 जून में, 2 जून में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ था सब कुछ यहाँ पे एंट्री हो गया। देखिए 2 ट्रांजेक्शन जो नहीं था यहाँ पे, कौन सा ना, बैंक चार्जेस नहीं था, ठीक है ना, और बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये दोनों नहीं था। तो ये दोनों का ऐड करके हमारा 4,30,400 फाइनली क्लोजिंग बैलेंस वो भी दिखा रहा है, यहाँ पे देख लो क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है। और यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में भी उतना ही बैलेंस है, ठीक है, अंडरस्टैंड। सो दिस इज द थिंग, सो दिस इज द थिंग, होप यू अंडरस्टैंड माय कंसेप्चुअल क्लास, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। इसमें हम बताएं बैंक रिकंसिलिएशन कैसे है और उसको टैली कैसे करना है और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे काम करना है, वो भी चीज हम बताए हैं। सो अगर आप समझ में आया, अंडरस्टैंड, देन स्टे कनेक्टेड, और आपको पता है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दिस इज द थिंग। सो अगर सही में आप समझे तो गिव ए हिट लाइक and share to your friends, understand the points. You may like or not, you may stay connected or not, but when you share to your friends, that may help to others, understand the points. And though friends to whom you are sharing, they may be at a need of this class. सो वेलकम बैक अगेन, इसे जुड़े रहिए, आगे जैसे भी क्लास होते रहेंगे कंप्लीट होने तक आपकी क्लास की। ये क्लास हम पर्टिकुलरली इसलिए चुने हैं क्योंकि दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर द बीकॉम क्लासेस, अंडरस्टैंड द पॉइंट। और ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर वैसे भी नया है, उसमें बहुत सारा फीचर्स नया ऐड हो चुका है। पुराना फीचर जो होता है वो हम उसका बात ही नहीं करते, नया फीचर जो है उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबके लिए नया था इसलिए हम उसको पढ़ाए प्रोएक्टिवली। बाकी जो था हमको तो वैसे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाना था, लेकिन समस्या ये हुआ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है, कोई ना कोई पढ़ा ही रहा है यूट्यूब में, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं पढ़ा रहा था, इसलिए हम उस पर प्रोएक्टिवली पढ़ा रहे हैं। तो धन्यवाद, ए लॉट ऑफ थैंक्स, जय हिंद।